नमस्कार, मैं हूं शिवम। स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का अपने इस ऑनलाइन चैनल शिवम सर ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ेंगे विज्ञान के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक भौतिक विज्ञान के बारे में। आज से हमारी क्लासेस प्रॉपर रूप से एक के बाद एक आती चली जाएंगी विज्ञान की, जिसमें से भौतिक विज्ञान पढ़ा जाएगा। इससे पहले एक वीडियो हम लोग ने डाला हुआ है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जा करके डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहां से उसको देख लीजिए। और इसके मतलब पूरा प्रॉपर तरीके से एक तरफ से पूरा नोट्स जरूर बनाइएगा, पूरी वीडियो देखिएगा। जो चीजें ना समझ में आती हैं उसको कमेंट में कमेंट करिए ताकि उसको दूर किया जा सके। ठीक है, तो देखिए शुरुआत करते हैं। जो विज्ञान है, विज्ञान को अंग्रेजी में कहते हैं साइंस। विज्ञान को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? साइंस कहा जाता है। साइंस जो है ये इसकी उत्पत्ति, साइंस की जो उत्पत्ति है ये साइंटिया से हुई है। साइंटिया से हुई है। साइंटिया एक लैटिन शब्द है, मतलब लैटिन भाषा से ये संबंध रखता है। इसका अर्थ होता है जानना। साइंटिया लैटिन शब्द है और इसका अर्थ है जानना। इस आधार पर जो विज्ञान की परिभाषा आती है वह यह आती है, वास्तविक अनुभवों, प्रयोगों व प्रेक्षणों पर आधारित तथ्यों के तार्किक विश्लेषण के परिणाम स्वरूप अर्जित सुसंगठित सुव्यवस्थित तथा क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। वास्तविक अनुभवों, प्रयोगों व परीक्षणों पर आधारित तथ्यों के तार्किक विश्लेषण के परिणाम स्वरूप अर्जित सुसंगठित सुव्यवस्थित तथा क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। देखिए, विज्ञान को प्रारंभ में दो भागों में बांटा गया, प्राकृतिक विज्ञान और सामाजिक विज्ञान। प्राकृतिक विज्ञान में प्रकृति के बारे में जानकारी एकत्रित की जाती है, उसका परीक्षण किया जाता है, ठीक है, क्रमबद्ध उसका ज्ञान अर्जित किया जाता है। दूसरा था सामाजिक विज्ञान, जो कि समाज से संबंधित है। सामाजिक विज्ञान की भी कई सारी शाखाएं हैं, भौतिक और इधर प्राकृतिक विज्ञान के भी दो शाखाएं हैं। एक है पदार्थ विज्ञान और एक है दूसरा जीव विज्ञान। पदार्थ विज्ञान के अंतर्गत दो शाखाएं आती हैं, भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान, जबकि जीव विज्ञान के अंतर्गत भी दो शाखाएं आती हैं, जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। भौतिक विज्ञान के जो पिता हैं उनको न्यूटन है, रसायन विज्ञान के जो पिता है वो लेवाशिए हैं, जंतु विज्ञान के जो पिता है वो अरस्तु हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए विज्ञान के ही पिता कौन है तो वो भी अरस्तु ही आते हैं। फिर वनस्पति विज्ञान के पिता अरस्तु के शिष्य थियोफ्रेस्टस हैं। अब भी जब हम लोग जीव विज्ञान पढ़ेंगे वहां पर देखेंगे कि अरस्तु ने एक किताब दिया था जिसका नाम था हिस्टोरिया एनिमेलियम। वहां पर उन्होंने 500 प्रकार के, कम से कम 500 प्रकार के जीव जंतुओं के बारे में अध्ययन किया था, इसीलिए उनको जंतु विज्ञान का पिता कहा जाता है। फिर उनके जो शिष्य थे थियोफ्रेस्टस, उन्होंने भी
हिस्टोरिया प्लेनेटेरियम नामक किताब दिया था, जिसमें लगभग 500 प्रकार की वनस्पतियों का अध्ययन किया था, इसीलिए उनको वनस्पति विज्ञान का पिता कहा जाता है। यहाँ पर आते हैं तो जो भौतिक विज्ञान है, भौतिक विज्ञान के जो पिता न्यूटन है, इन्होंने अपनी 2 किताबें निकाली थी। एक का नाम था प्रिंसिपिया, दूसरे का नाम था आर्टिक्स। आर्टिक्स की प्रकाशिकी भी कहते हैं। इन्होंने इसमें न्यूटन डिस्क के बारे में बताया था। ये बताया था कि सूर्य का प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना हुआ है, जबकि जो प्रिंसिपिया है उसमें इन्होंने गुरुत्वाकर्षण के नियम दिए थे और जितनी भी सारी यांत्रिक वाले नियम है वो सब इन्होंने जो न्यूटन ने दी थी वो इन्होंने यही दिया था। अवकल समीकरण भी न्यूटन ने दिया था। तो इन सब वजह से ना न्यूटन को भौतिक विज्ञान का पिता कहा जाता है। जबकि जो लेवासिये थे उन्होंने बताया था कि किसी भी वस्तु को जलने के लिए किसकी ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, इसीलिए लेवासिये को रसायन विज्ञान का पिता कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। देखिए, विज्ञान को 2 भागों में बांटा गया। एक होता है प्राकृतिक विज्ञान, दूसरा होता है सामाजिक विज्ञान। प्राकृतिक विज्ञान को भी आगे चलकर के 2 भागों में बांटा गया। पदार्थ विज्ञान और उसके बाद में जीव विज्ञान। फिर पदार्थ विज्ञान को आगे चल करके 2 भागों में बांटा गया, भौतिकी और दूसरा है रसायन। जीव विज्ञान को भी 2 भागों में बांटा गया, जंतु विज्ञान और दूसरा है वनस्पति। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग का थंबनेल ही है भौतिक विज्ञान, तो आज हम लोग भौतिक विज्ञान के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। इसकी पहली वीडियो जैसा कि हमने बताया डिस्क्रिप्शन में है, जाकर के देख लीजिए। ठीक है, तो भौतिक विज्ञान हम लोग यहाँ पर कंपटीशन के स्तर का पढ़ रहे हैं, कोई इंटर वाला नहीं पढ़ रहे हैं कि एकदम से पूरा वो सब पढ़ा जाए। एक तरफ से ना एक थ्योरम प्रूव किया जाए, थ्योरम नहीं प्रूव करेंगे। हाँ, थ्योरम क्या है ये जरूर जानेंगे। देखिए, भौतिक विज्ञान इसमें किसका अध्ययन किया जाता है? तो भौतिक विज्ञान में द्रव्य तथा ऊर्जा की अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। इसका द्रव्य तथा ऊर्जा की अन्योन्य क्रियाओं का। देखिए, इसकी कई सारी शाखाएं हैं भौतिक विज्ञान की, जिनको हम लोग अलग से किसी दिन 10 या 15 मिनट के वीडियो में पढ़ लेंगे। और अभी से ही इतना कठिन टॉपिक नहीं उठाया जाता है कि हम लोग उसमें बोर हो जाएं। पहले थोड़ा सा इंटरेस्टिंग पढ़ते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, इस आधार पर जो भौतिक मतलब देखिए किसका हो गया, द्रव्य तथा ऊर्जा की अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। अब इसके जो पिता हैं इनके बारे में देख लिया जाए, तो जो भौतिक विज्ञान के जो पिता हैं वो हैं सर आइजैक न्यूटन। कौन है? सर आइजैक न्यूटन। इनकी जो किताब है, 2 किताबें आई थी मैंने बताया। पहला नाम है प्रिंसिपिया। प्रिंसिपिया, इस किताब में इन्होंने गुरुत्वाकर्षण के नियम दिए।
दूसरी किताब इनकी आई थी प्रकाशिकी, जिसको कहते हैं ऑप्टिक्स। और इसमें इन्होंने बताया था कि जो सूर्य का प्रकाश है, सूर्य का प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना होता है। और इसी में इन्होंने न्यूटन डिस्क के बारे में बताया था। न्यूटन डिस्क क्या होती थी? एक सर्किल नुमा पट्टी होती थी जिस पर इन्होंने 7 रंगों को निरूपित किया, फिर उसको खूब तीव्र गति से घुमाया, फिर देखा कि जो 7 रंग है वो अलग अलग ना दिख करके सिर्फ एक रंग सफेद रंग के रूप में दिखने लगी। और इसी तरह से वो बता पाए कि जो सूर्य का प्रकाश है वो 7 रंगों का मिलकर बना है। ठीक है, अब देखिए न्यूटन ने कुछ और बातें दी थी, जैसे अवकल समीकरण दिया था। अब देखिए जो यहाँ पर देखिए, जो भौतिक विज्ञान की परिभाषा में द्रव शब्द का प्रयोग हुआ है। द्रव का मतलब होता है पदार्थ, ना कि द्रव। देखिए जब आप लोग पढ़ोगे पदार्थ की अवस्था, तो वहां पर हम लोग पढ़ेंगे पदार्थ की 5 अवस्थाएं पाई जाती हैं: ठोस, द्रव, गैस। ये तो तीनों जानते हैं, ठोस, द्रव, गैस। उसके बाद में आती है अगली अवस्था जिसको कहते हैं प्लाज्मा, और उसके बाद में 5वीं जो अवस्था आती है उसको कहते हैं बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। क्या ये बात क्लियर हो गई? तो ये 5 के 5 अवस्थाएं होती हैं: ठोस, द्रव, गैस, फिर प्लाज्मा और बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। अब न्यूटन को क्यों कहा जाता है भौतिक विज्ञान का पता, ये भी बात क्लियर हो गई। तो अब हम लोग आगे पढ़ेंगे। हम लोग पढ़ेंगे, आज हम लोग का टॉपिक रहेगा मापन। ठीक है, तो मापन के बारे में पढ़ेंगे। भौतिक राशियां किसे कहते हैं? भौतिक विज्ञान में हम जिन जिन तथ्यों के बारे में पढ़ते हैं, जिन जिन पदार्थों के बारे में पढ़ते हैं, उन सबको मिला करके उन सबको समग्र रूप से भौतिक राशियां कहते हैं। ठीक है, तो ब्रह्मांड में जिनका भी मापन संभव होता है क्या कहलाती हैं? भौतिक राशियां कहलाती है। भौतिक राशियां किसे कहते हैं? तब ब्रह्मांड में जो कुछ भी मापनीय है, अब किसी भी चीज को मापने के लिए 2 चीजों की आवश्यकता होती है। ठीक है, क्या क्या होता है वो चीजें? एक तो होता है मात्रक और दूसरा होता है संख्यात्मक मान। अब देखिए उदाहरण देख लीजिए, जैसे 5 किलो आलू। अब देखिए हम गए मार्केट में, हमको लेना है आलू, हमने दुकानदार से कहा 5 किलो आलू दे दो। तो जो किलो हुआ ये हो गया मात्रक, और जो 5 हो गया ये हो गया संख्यात्मक मान। ऐसे किसी भी चीज को खरीदने के लिए या तौलने के लिए या मापने के लिए हमें 2 चीजों की जरूरत पड़ेगी। एक होता है मात्रक और एक होता है संख्यात्मक मान। संख्यात्मक मान यह बताता है कि मतलब उस पदार्थ को मापने के लिए मात्रक कितनी बार प्रयुक्त हुआ है। ठीक है, ये बताता है कि मात्रक कितनी बार सम्मिलित हुआ है।
अब हम लोग पढ़ेंगे भौतिक राशियों के प्रकार। तो भौतिक राशियां दो प्रकार की होती हैं, अदिश भौतिक राशियां और सदिश भौतिक राशियां। अदिश भौतिक राशियों को व्यक्त करने के लिए सिर्फ परिमाण की जरूरत होती है, दिशा की जरूरत नहीं होती है। परंतु सदिश, सा का मतलब होता है साथ रहे, तो दिशा मतलब कि इसमें परिमाण तो चाहिए भी होता है और दिशा भी जरूरत होती है। ठीक है, तो हम लोग पढ़ते हैं। देखिए, ये दो प्रकार की होती हैं। पहला होता है अदिश राशि। अच्छा, अदिश राशियों की खासियत क्या होती है, इनको व्यक्त करने के लिए क्या क्या चीज चाहिए होता है, तो दोनों चीजें, एक तो परिमाण ये चाहिए होता है, दिशा नहीं जरूरत होती है। जैसे कि द्रव्यमान, घनत्व, चाल, इन सबको व्यक्त करने के लिए हमें दिशा की जरूरत नहीं होती है। और दूसरा होता है सदिश राशियां। सदिश राशियों को व्यक्त करने के लिए परिमाण की भी जरूरत होती है, साथ में दिशा की भी जरूरत होती है। इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे, चाल यहां पर हो गया तो यहां पर हो जाएगा वेग, संवेग, त्वरण, त्वरण में भी दिशा होती है। ठीक है, क्या ये बात क्लियर होगी? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं मात्रक। अभी देखिए, जो राशियां होती हैं, मूल राशियां किसे कहते हैं और व्युत्पन्न राशियां किसे होते हैं, इनको भी थोड़ा सा देख लिया जाए। देखिए, ऐसी भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए हमें किसी अन्य राशियों की आवश्यकता नहीं होती है, मूल राशियां कहलाती हैं। और मूल राशियों के जो मात्रक होते हैं वो व्युत्पन्न मात्रक, मूल मात्रक कहलाते हैं। मूल राशियों के जो मात्रक होते हैं वो मूल मात्रक कहलाते हैं। अब देखिए, इसके बाद जो दूसरा है वो है व्युत्पन्न राशियां। तो ऐसी राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए हम मूल राशियों की सहायता लेनी पड़ती है, तो उन्हें क्या कहते हैं, व्युत्पन्न। चूंकि व्युत्पन्न का अर्थ ही होता है निकल करके आना। किससे निकल करके आएगी? मूल राशियों से। जैसे अभी आप लोग देखोगे, जो दूरी होता है और समय होता है, ये दूरी और समय ये अलग अलग है। ये दोनों क्या है? ये दोनों मूल राशियां हैं। ठीक है, अब दूरी का जो मात्रक होता है वो होता है मीटर, समय का जो मात्रक होता है वो होता है सेकंड। अब ये दोनों अलग अलग राशियां हैं, स्वतंत्र हैं एक दूसरे से, ये कहलाएंगी मूल राशियां। परंतु इन दोनों को अगर सम्मिलित कर दिया जाए तो एक राशि बनती है चाल, जिसका मान होता है दूरी बटे समय। तो देखिए, इसमें दूरी और समय दोनों की आवश्यकता पड़ी, तब हम चाल को व्यक्त कर पाए। तो जो चाल हो गया, ये हो गया व्युत्पन्न राशियां। और जो चाल का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड, ये क्या कहलाता है? व्युत्पन्न मात्रक। इतना बात क्लियर हो गया होगा तो पूरी बात आगे समझ में आ जाएगी। देखिए, बस इतना याद रखिए, व्यक्त करने के लिए किसी अन्य राशियों की आवश्यकता नहीं। और जो इनके जो मात्रक होते हैं
वह कहलाते हैं मूल मात्रक। मूल राशियों के जो मात्रक होते हैं कहलाते हैं मूल मात्रक। अच्छा, इनके जो मतलब संख्या कितनी है, तो इनकी संख्या है 7+2। 7 मूल राशियां हैं, ये 7 मूल राशियां हैं। और जो 2 हैं ये हैं पूरक मूल राशियां। क्लियर। अब जो जो 7 मूल राशियां ये हैं लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, समय, ताप, उसके बाद में है समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और है पदार्थ की मात्रा। पूरक मूल राशियां 2 हैं। एक होता है कोण और दूसरा होता है घन कोण। अभी इनके बारे में, इनके जो मात्रक होते हैं मूल मात्रक, उनको हम लोग आगे देखेंगे। तो अभी थोड़ा सा जब हम लोग मात्रक पढ़ते हैं जैसा सिस्टम यूनिट, वहां पर देखा जाएगा। तो मूल राशियां क्लियर हो गई। अब हम लोग पढ़ते हैं व्युत्पन्न राशियां। ठीक है। व्युत्पन्न राशियां इनको व्यक्त करने के लिए मूल राशियों की आवश्यकता पड़ती है। और जो इनके मात्रक होते हैं वो कहलाते हैं व्युत्पन्न मात्रक। जैसा कि उदाहरण देख लें, जो हम लोगों ने बात की थी, जिस पर चर्चा की थी, वही पढ़ेंगे। चाल। चाल बराबर होता क्या है, दूरी बटे समय। अब देखिए, जो इसका मात्रक हो जाएगा, दूरी का मात्रक होता है मीटर और समय का मात्रक होता है सेकंड, यानी मीटर प्रति सेकंड। अब देखिए, जो मात्रक की पद्धति है वो 4 पद्धति हम लोग प्रयोग करते हैं। एक होता है एमकेएस पद्धति, दूसरी होती है सीजीएस पद्धति, तीसरी होती है एफपीएस पद्धति और चौथी पद्धति होती है वो होती है एसआई सिस्टम, मतलब अंतरराष्ट्रीय पद्धति। ठीक है। तो इन चारों के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। मिटा दें। लिखेंगे भौतिक राशियों के मापन हेतु
मुख्यतः 4 पद्धति का प्रयोग किया जाता है। 4 पद्धति का प्रयोग किया जाता है। पहला है MKS पद्धति, मतलब मीटर किलोग्राम सेकंड पद्धति। इसको क्या कहते हैं? मीटर किलोग्राम और फिर सेकंड पद्धति। ये जो मीटर होता है ये दूरी के लिए होता है, किलोग्राम द्रव्यमान का होता है, और जो सेकंड होता है ये समय का होता है। उसके बाद में दूसरी पद्धति होती है CGS पद्धति। क्लियर है? CGS पद्धति का मतलब होता है सेंटीमीटर उसके बाद में होता है ग्राम, और उसके बाद में होता है सेकंड। सेंटीमीटर होता है दूरी के लिए, जब और ग्राम होता है यहाँ पर द्रव्यमान, और ये जो सेकंड होता है ये हो जाता है समय के लिए। ये जो पद्धति है CGS पद्धति, ये हमारी फ्रेंच, इसको फ्रेंच या मीट्रिक पद्धति, फ्रेंच या मीट्रिक पद्धति भी कहते हैं। क्लियर हो गया? तो एमकेएस पद्धति का मतलब होता है जो दूरी को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में और समय को सेकंड में लिया जाए। सीजीएस जो पद्धति होती है उसको मतलब वहां पर सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड लिया जाता है। और जो सीजीएस पद्धति है इसको फ्रेंच या मीट्रिक पद्धति भी कहते हैं। इसके बाद में जो तीसरी पद्धति है जो ब्रिटेन से ली गई है, एफपीएस पद्धति। तीसरी पद्धति है एफपीएस पद्धति। एफ का मतलब होता है फुट, और पी का मतलब होता है पाउंड, और यस का मतलब होता है सेकंड। समझ गए होंगे? फुट किसका है? दूरी का है। पाउंड किसका होता है? द्रव्यमान का। और सेकंड किसका हो जाता है? समय का। कहाँ की है? इसको क्या कहते हैं? ये कहाँ से ली गई है? तो ये ली गई है ब्रिटेन से। अब अगला जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो होता है एसआई सिस्टम। ठीक है? फोर्थ नंबर पर है एसआई पद्धति। एसआई पद्धति को क्या कहते हैं? अंतरराष्ट्रीय पद्धति भी कहते हैं। इसको 1967 में ईस्वी में अंतरराष्ट्रीय माप तोल के महाधिवेशन में अपनाया गया। क्लियर?
अंतरराष्ट्रीय जो माप तौल होता है, अंतरराष्ट्रीय माप तौल का जो कार्यालय है वो कहाँ, फ्रांस के पेरिस के सेवेरिस शहर में है। तो ये सब भी बातें याद रखेंगे। अब देखिए, एसआई सिस्टम में जो मूल राशियां होती हैं उनके क्या मात्रक होते हैं और उनके क्या प्रतीक चिन्ह होते हैं, इनको जरा देखते हैं। मूल राशियां थोड़ा और ऊपर लिखते हैं ताकि पर्याप्त स्पेस मिल सके। मूल राशियां, मूल राशियां के बाद में इनके मात्रक, उसके बाद में प्रतीक, प्रतीक चिन्ह। देखिए, मूल राशियां किसे कहते हैं, 7 मूल राशियां हैं, हम लोग पढ़ चुके हैं, उन सभी को यहाँ पर नोट डाउन किया जाएगा। दो पूरक मूल राशियां हैं, पूरक वाले 2 हैं। पहले ले लेते हैं लंबाई। लंबाई का यहाँ पर मात्रक हो जाता है मीटर, और यहाँ पर इसका जो प्रतीक चिन्ह हो जाता है वो स्मॉल एम हो जाता है। लंबाई के बाद में द्रव्यमान, द्रव्यमान का मात्रक हो जाता है किलोग्राम। किलोग्राम, ये देखिए इसका जो प्रतीक होता है स्मॉल केजी। उसके बाद में हो जाता है समय, समय का जो मात्रक हो जाता है सेकंड। सेकंड का प्रतीक चिन्ह होता है यस। समय के बाद में हो जाता है ताप। ताप का जो यसाई सिस्टम मात्रक होता है वो सेल्सियस नहीं होता है, केल्विन होता है, केल्विन। और एक बात जान लीजिए, केल्विन को कैपिटल के से प्रदर्शित करते हैं। ऐसा क्यों, जब कभी भी किसी वैज्ञानिक के नाम से कोई प्रतीक चिन्ह प्रयुक्त की जाती है तो उसको कैपिटल में लिखा जाता है, ये बात विशेष ध्यान रखेंगे। अभी देखिए, हम लोगों ने मीटर को प्रयुक्त किया तो स्मॉल एम, किलोग्राम के लिए स्मॉल केजी, सेकंड के लिए स्मॉल एस, परंतु जैसे ही केल्विन आ गया हम लोगों ने कैपिटल के का प्रयोग किया। और उसके बाद में विद्युत धारा, विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर, और एम्पियर को भी लिखेंगे कैपिटल ए से, ठीक है। ज्योति फ्लक्स, ज्योति फ्लक्स का मात्रक होता है कैंडेला। क्या होता है, ज्योति फ्लक्स का मात्रक कैंडेला। ये ज्योति फ्लक्स रखो या ज्योति, ज्योति तीव्रता करो, क्या कर लेंगे, ज्योति तीव्रता। इसका मात्रक होता है कैंडेला। इसको, इसके लिए हम लोग प्रयुक्त करते हैं कैड। कैड को, कैड एक शब्द है, कैड, जिसको लिखते हैं CD से, पढ़ते हैं कैड। उसके बाद में अंत में है पदार्थ की मात्रा। इसको प्रयुक्त करते हैं मोल से, यानी इसका जो निरूपित किया जाता है यमो यल, मोल। अब इसके बाद में लास्ट में आता है कोण और घन कोण। देखिए, तो कोण, कोण का मतलब होता है समतल कोण। ये 2D में होता है, लेकिन जो घन कोण होता है ये 3D में होता है। कोण, कोण का मात्रक होता है रेडियन, जबकि घन कोण का मात्रक होता है स्टेरेडियन, स्टेरेडियन।
कोण को प्रयुक्त करते हैं रेड से और इसको स्टेरॉइड से, RAD लिखते हैं और इसको लिखते हैं SR, ठीक है। इसके रेडियन के लिए RAD लिखते हैं और इसको लिखते हैं SR। इस तरह से मूल राशियां, उनके मात्रक और प्रतीक चिन्ह कंप्लीट हुए। देखिए, लंबाई मीटर, फिर हो गया द्रव्यमान किलोग्राम, समय सेकंड, ताप केल्विन, विद्युत धारा एम्पियर, ज्योति तीव्रता कैंडेला, पदार्थ की मात्रा मोल, समतल कोण रेडियन, घन कोण स्टेरेडियन। क्लियर हो गए? अब इसको मिटाते हैं और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब ऐसे जो व्युत्पन्न राशियां हैं जैसे कि आयतन हो गया, इन सब का जब प्रयोग पड़ेगा तो धीरे धीरे हम लोग पढ़ते चले जाएंगे। अब देखिए, अब हम लोग कुछ पढ़ते हैं 10 की घात और उसके बाद में सारणी, एक ऐसी सारणी जिसमें सभी 10 के घात रहेंगे, जो प्रत्यय रहेंगे उनको कवर किया जाएगा। तो देखते हैं 10 की घात, और इधर से थोड़ा सा दूरी से लिखा जाए तो ज्यादा मजा आ जाएगा। 10 की घात, उसके बाद में प्रत्यय, प्रत्यय और उसके बाद में प्रतीक। फिर यहां पर लिख लिए 10 की घात, उसके बाद में प्रत्यय और उसके बाद में प्रतीक। एक मिनट चर्चा कर लें कि पूरा आ रहा है वर्ड कि नहीं आ रहा है। आ रहा है, लेकिन थोड़ा सा इधर इधर भी रहेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेंगे। देखिए 10 की घात जो में, अगर 10 की घात 1 है, 10 की घात 2, 10 की घात 3, 10 की घात 6, 10 की घात 9, 10 की घात 12, 10 की घात 15 और 10 की घात 18। जब 10 की घात 1 होता है तो इसको कहते हैं डेका। क्या कहते हैं? डेका। जब 10 की घात 2 होता है तो इसको कहा जाता है हेक्टा। 10 की घात 3 होता है तो इसको कहा जाता है हेक्टो नहीं, हेक्टो। जब 10 की घात 3 होता है तो इसको कहा जाता है किलो। और जब 10 की घात 6 होता है तो इसको कहते हैं मेगा। 10 की घात जब 9 होता है तो इसको कहते हैं गीगा। और 10 की घात जब 12 होता है तो उसको कहते हैं टेरा। 10 की घात 15 को पेंटा, पेटा कहते हैं, पेंटा नहीं, पेटा। और 10 की घात जब 18 होता है तो इसको कहते हैं एक्सा। क्या कहते हैं? एक्सा। इसको प्रतीक चिन्ह होता है DA, इसका प्रतीक चिन्ह होता है स्मॉल h, इसका मतलब होता है स्मॉल k, इसका होता है कैपिटल M, मेगा का मतलब कैपिटल, गीगा का मतलब कैपिटल G, टेरा का मतलब कैपिटल T, पेटा का मतलब कैपिटल P और उसके बाद में एक्सा का मतलब होता है कैपिटल E। और जस्ट इसके अपोजिट वाला अगर आ जाए 10 की घात -1, 10 की घात -2, 10 की घात -3, 10 की घात -6,
10⁻⁹, 10⁻12, 10⁻15, 10⁻18। तो देखिए इसको क्या कहते हैं, ये डेका था, ये हो जाएगा डेसी। क्लियर है। और ये हो जाएगा 10⁻2 है, इसका मतलब हो जाएगा सेंटी। सेंटी इसका मतलब हो जाएगा मिली, इसका मतलब हो जाएगा माइक्रो। 10⁻⁶, जैसे कहते नहीं एक माइक्रोमीटर में कितना मीटर होता है, तो 10⁻⁶, इसका हो जाएगा नैनो, ये हो जाएगा पीको। क्या हो जाएगा, पीको। ये हो जाएगा फेंटो, और ये हो जाएगा आइटो। एक्सा तो इधर आइटो। डेसी का जो प्रतीक चिन्ह होता है वो होता है स्मॉल डी। सेंटी का जो प्रतीक चिन्ह होता है स्मॉल सी होता है, मिली का स्मॉल एम, माइक्रो का ये म्यू हो जाता है, और नैनो का स्मॉल एन हो जाता है, पीको का स्मॉल पी, पेंटो का स्मॉल एफ, और एक्टो का हो जाता है स्मॉल ए, एटो का स्मॉल ए। क्या ये बात क्लियर है गई। अब एक बात और याद रखेंगे अलग से, अगर 10⁻−10 हो तो इसको कहते हैं एंगस्ट्राम। क्या कहते हैं, एंगस्ट्राम। एंगस्ट्राम ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका जो प्रतीक चिन्ह होता है कैपिटल ये होता है, उसके ऊपर ये गोली लगा होता है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें एंगस्ट्राम है, उसके बाद में ये माइक्रो है जिसको माइक्रोन भी कहते हैं। आगे मगर लगा जाए मीटर तो क्या बात क्लियर हो गई। तो ये सारणी आप लोग रख लीजिएगा एकदम से। एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग पढ़ते हैं आगे। अब हम लोग पढ़ते हैं दूरी लंबाई के मात्रा। लंबाई के मात्रक में पहला हम लोग पढ़ेंगे खगोलीय दूरी। एक खगोलीय दूरी जिसको कहते हैं एस्ट्रोनॉमिक यूनिट यानी एयू। ये किसे कहते हैं, तो सूर्य से पृथ्वी की दूरी को क्या कहा जाता है, खगोलीय दूरी। सूर्य से पृथ्वी की दूरी। इसका मान होता है 1.496। 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। कितना होता है, 1.496 किलोमीटर इंटू 10⁻11 मीटर। अच्छा, अब अगला पड़ता है प्रकाश वर्ष। तो एक प्रकाश वर्ष क्या होता है, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी। प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी, इसका मतलब इसको क्या कहते हैं, लाइट ईयर। 1 लाइट ईयर ये बराबर होता है
9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी को क्या कहते हैं? प्रकाश वर्ष कहते हैं। दूसरा होता है पारसेक। पारसेक की खासियत है ये दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है। दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है। इसकी खासियत होती है, इसका जो मान होता है वो 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। यानी इसकी अगर टोटल दूरी देखी जाए तो वो होती है 3.08 इंटू 10 की पावर 16 है यहाँ पर मीटर। 3.08 इंटू 10 की पावर 16 मीटर। तो देखिए ये तीन बहुत बड़ी बड़ी दूरियां हैं। एक खगोलीय दूरी है, एक प्रकाश वर्ष है, एक पारसेक है। खगोलीय दूरी का मान जो होता है वो सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी होती है। इसका मान 1.496 इंटू 10 की पावर 11 मीटर होता है। और प्रकाश वर्ष होता है प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी, यानी 1 लाइट ईयर्स बराबर 9.46 इंटू 10 की पावर 15। और एक पारसेक बराबर होता है, पारसेक होता है ये दूरी का सबसे बड़ा मात्रक होता है। इसका मान 3.26 इंटू 10 की पावर 8 मीटर होता है। ठीक है, 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है और 3.08 गुणे 10 के पावर 16 मीटर इसकी जो वो होती है दूरी होती है। अब देखिए भाई कुछ और बात देखते हैं। देखिए 1 माइक्रोमीटर